ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ताज़ा खबर। आज हम इसके सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पुराने एपिसोड्स जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। अगर अभी तक नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम आज कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक ही दिन के अंदर 3 एपिसोड फटाफट से निपट जाए, चौथा, पांचवा, छठा, ताकि सीजन 2 की शुरुआत जल्द से जल्द हो सके और फ्रेश कंटेंट आप लोगों तक पहुंचे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें वस्या का बचपन दिखाया जाता है जब वो अपनी माँ के साथ में काम करने के लिए एक अमीर औरत बिली मोरिया के वाइफ के पास गए होते हैं। इनका घर बहुत ज्यादा बड़ा था और फर्स्ट टाइम वस्या ने अपने आंखों के सामने टीवी को देखा था। आंटी कहती है कि बेटा इतने पास से मत देख, नहीं तो तेरी आंखें खराब हो जाएगी। यानी कि हम व्यूअर्स को ये दिखाया जा रहा था कि उसकी बचपन से ही हालत खराब थी। माँ जो कि दूसरों के घरों में जाकर के सफाई वगैरह करके अपने बच्चे का भरण पोषण किया करती थी। एंड देन आता है ताज़ा खबर का इंट्रो, जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि रात को ये सभी साथ में बैठे होते हैं। बैटिंग के बाद में जो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया होता है तो सोच रहे होते हैं कि क्यों ना इस पूरे गेम की लेवल को और ज्यादा लेवल अप किया जाए। जिस पर शाजी अपने फादर महमूद से कहती है कि अपने वो ताऊ जी है ना जो कि बैटिंग वगैरह काम करते हैं, तो एक बार उनको बोल के एक बार बड़ा सट्टा लगा करके देखते ना, देखते क्या होता है, क्योंकि खबर तो अपने को वक्त से पहले मिल रही है। तो महबूब भाई भी सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। वैसे भी ईमानदारी के काम में तो गालियां खा करके देख ही चुके हैं, तो थोड़ी सी बेईमानी ही कर लेते हैं। एंड देन वो अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाता है और फिर यहाँ से शुरुआत हो जाती है वसंत गावड़े की बैटिंग वाली लाइफ की। धनाधन हर बॉल पे छक्का जा रहा है, लेकिन खबर पहले पहुंच रही है तो ये लोग जीतते जाते हैं। 1 लाख से 2 लाख, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 25, 30 ऐसे करते करते ये लोग रात ही रात में अमीर बन जाते हैं। देन नेक्स्ट डे ये जाकर के शॉपिंग वगैरह करते हैं। शाजिया जाकर के कुछ नए लैपटॉप्स और फोन खरीद लेती है। वहीं पर वस्या मधु को लेकर जाके एक अच्छी शॉपिंग करवाना चाहता होता है, मगर जिस दुकान पर ये लोग गए थे ये बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेंसिव दुकान थी। तो यहाँ का जो बंदा होता है वो कहता है कि क्या देखना चाहते हो आप? तो वसंत कहता है यार वो जरा बैग दिखा, अच्छा लग रहा है। जिस पर दुकान वाला कहता है कि 25,000 का है, दूर से देख ले और निकल यहाँ से। अब तो आता है भाई साहब वसंत गावड़े गुस्सा। अब तो वो शॉपिंग करना स्टार्ट करता है और धनाधन उसकी दुकान का हर सामान खरीद डालता है, लोगों को फ्री में बांट देता है। अब उसने जो पैसे कमाए थे, बेसिकली ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था जहां पर बहुत सारे लोगों ने ढेर सारा पैसा लगाया हुआ था। मगर इस बीच उसका फोन जो कि डिस्चार्ज होने वाला था, एक तो पुराना टाइप का फोन था, माइक्रो यूएसबी से चार्ज हुआ करता था, तो हर कमरे में ये लोग उसका चार्जर भी ढूंढ रहे होते हैं। और अब जैसा कि खरीदारी करते करते पूरी दुकान खाली हो चुकी होती है, जहां पर अब वो बंदा यानी कि सेल्समैन कहता है कि भाई इतना सारा सामान तो खरीद दिया, ये लास्ट कोड बचा है, इसको क्यों छोड़ा है? जहां पर वस्या कहता है कि अबे वो मेरे लिए गांडू, इतनी जो खरीदारी करी थी वो तो सिर्फ तेरा ईगो तोड़ने के लिए थी। और फिर मस्त शॉपिंग वॉपिंग कर कुरा करके अपना चेंबर का चीता निकला होता है पूरी मुंबई पर राज करने के लिए। देन वो घर पर भी जाता है, मम्मी को ढेर सारे गिफ्ट वगैरह देता है, लेकिन उसके पिताजी यानी कि अशोक गावड़े वो कहते हैं कि ये इसका पैसे का सामान मत ले रे, साला पता नहीं कौन सा गंदा काम करके पैसा लेके आ रहा है। जहां पर वसंत कहता भी है कि देखो पापा मैंने अच्छा काम शुरू किया है, समझो बात को। मगर उसके फादर को लगता था कि ये बेईमानी की कमाई है, इसलिए वो उसकी कमाई से 1 रुपया भी नहीं लेता। लेकिन फिर भी जाते वक्त वसंत फादर की दारू के लिए थोड़े बहुत पैसे रख जाता है। वहीं हम शिट्टी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बैठ करके दारू पी रहा था। ये उसी रेड लाइट एरिया में रेशमा के पास गया था और मधु के कमरे में बैठा हुआ था, जहां पर मधु तो थी नहीं। तो रेशमा कहती है कि साहब आज मेरे से काम चला लो। जिस पर शिट्टी का कहना था कि यार इस कमरे में मधु की खुशबू है, मुझे वही चाहिए, और उस लुक्के से तो कैसे भी करके मैं मधु को वापस ले ही आऊंगा। जिस पर रेशमा का कहना था कि भाई मधु को आखिर काम सिखाया किसने? सब कुछ मैंने ही तो सिखाया, तो यानी कि मुझे कितना आता होगा। तो अब इन दोनों के बीच में वही इंटीमेशन वगैरह शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम एक बड़े से होटल में एक अच्छे से कमरे को देख पाते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी अब बैटिंग की प्रोसेस को एक लेवल अप कर दिया था और यहीं से ये सारा प्रोग्राम वगैरह हैंडल किया करते थे। और अब जब इनके पास में अच्छा खासा पैसा आ चुका होता है, करोड़ों में, तो वस्या जो कि बचपन में इस घर के अंदर अपनी माँ को काम करते देखा करता था, तो आज वो इसी घर को खरीदने के लिए केसरी बिली मोरिया के पास पहुंचा होता है। मगर केसरी बिली मोरिया जो कि उससे गालियां देता है, धमकाता है और कहता है कि निकल जा मेरे घर से, तू क्या खरीदेगा? ये मेरी कनीज मतलब कि मेरी वाइफ का सबसे पसंदीदा घर था और ये घर मैंने उसकी याद में ही बनवा करके रखा है, और जब वो मर भी जाएगी ना तो इस घर को मैं डॉग शेल्टर बना दूंगा, मगर तेरे को नहीं दूंगा। तू चाहे भले मुझे ये रुपया तो क्या दुनिया का सारा रुपया लाकर भी दे दे, तब भी कुछ नहीं करूंगा मैं तेरा, तब भी ये घर नहीं दूंगा तुझे, निकल जाए यहाँ से। और बेइज्जत करके वहां से वस्या को निकाल दिया जाता है। वो रास्ते में खड़ा होकर के टैक्सी को बुलाता है, टैक्सी रुको आगे जाना है, टैक्सी टैक्सी, मगर कोई भी रोकता नहीं है, जिस पर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि साला अब तो मेरे को कार ही चाहिए। देन ये लोग पहुंच
जाते हैं एक मर्सिडीज के शोरूम में। तो पहले सेल्समैन इनको 50 की दिखाता है कि तभी फोन में नोटिफिकेशन आने लगती है, यानी कि और भी खबरें हैं जो सच होने वाली है। तो पहले वो बोलता है 75 की दिखा, चल 1 की दिखा, लेकिन फिर मधु कहती है भाई रुक जा तू, एक परी जो भी है ले लेते हैं। देन ये लोग एक अच्छी सी मर्सिडीज परचेज करके वहां से निकलते हैं। मगर रास्ते में जाते वक्त शेट्टी इनको देख लेता है और सोचता है कि इस लुखे के पास में इतना पैसा कहां से आया, इतनी बड़ी गाड़ी उसने खरीद कैसे ली और इसका रहन सहन मतलब ढंग पूरी तरीके से बदल कैसे गया, जरूर इसके पीछे कोई तो लॉजिक है। एंड देन वही कमरे में आकर के इनकी बैटिंग वगैरह शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस और भी आती है जिसके अंदर शहर से रिलेटेड खबरें थी कि एक बिल्डिंग में आग लगने वाली है। तो महमूद भाई कहते हैं कि चलो यार फायर ब्रिगेड को बता देते हैं, कम से कम कुछ लोगों की जाने चली जाएगी तो वो हम बचा तो पाएंगे, लोगों को नुकसान होने से बच जाएगा। जिस पर वसंत कहता है कि यार इसमें अपना क्या फायदा, आखिर उन लोगों को भी तो अपना काम करना है ना, तो उन लोगों पे छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा। वहीं हम पीटर को जूली के साथ देख पाते हैं जो कि उसका पहला प्यार था, जहां पर पीटर दारू पी कर आया हुआ होता है और कहता है कि ये जूली चल मेरे को बना मत, ये तेरी वेग उतारते हैं, मेरे को पता है कि तू घाट को ऊपर की है, कोई तू रशियन वशियन नहीं है चल। तो यहाँ पर जूली भी अपना वेग उतार देती है। अब इन दोनों के बीच में प्यार वगैरह चल ही रहा होता है। इसी रात को वसंत अपने घर पहुंचा होता है, मतलब अपनी वही पुरानी चौल में, और देख पाता है कि उसके पिता का हाथ पूरी तरीके से जला हुआ था। और ये वही टायर फैक्ट्री थी जिसके अंदर उसके पिताजी काम किया करते थे, थोड़ा बहुत पैसा कमाया करते थे। वसंत को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि काश मैंने उस वक्त महमूद भाई की बात मान ली होती तो कम से कम वहां पर किसी फायर ब्रिगेड या फिर मदद को भिजवाकर ये सब हादसा में होने से रुकवा तो सकता था। और अब अपनी गलती को मानकर वो कहता है कि ठीक है चलो अब यहाँ से इस घर को छोड़ देते हैं, एक मैं बढ़िया जगह लेकर के चलता हूँ आपको, ये छोटा घर अब अपने लायक नहीं है। लेकिन उसका बाप कहता है कि चल चल मेरे को तेरा हराम का पैसा नहीं चाहिए, निकल जाए यहाँ से। और अब रोता हुआ वसंत गावड़े नीचे आ जाता है। वहां पर एक शादी भी चल रही थी, मगर अपने दुख को जाहिर कैसे करता वो, और मुंह पर अफसोस के आंसू लिए वो यूं ही डांस करने लगता है। सचमुच ये सीन यार बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल था, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे इंसान को देख पा रहे थे जिसके पास में दुनिया खरीदने का पैसा तो था, मगर अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता था। और अब खैर हर किसी के पास में अपने अपने पाती का पैसा आ चुका होता है। तो जहाँ एक तरफ महमूद भाई गरीबों में खाना बांटकर थोड़ा पुण्य कमाने का काम कर रहे थे, वहीं पर मधु ने अपना मधु क्रिएशन खोल दिया था ताकि वो उन सभी प्रोस्टिट्यूट लड़कियों की हेल्प कर पाए जो कि इस धंधे से निकलना चाहती है, एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। तो सिलाई बुनाई के काम करके वो खुद का अच्छा पैसा कमा करके इस लाइन से हट सकती थी। जहाँ पर रेशमा भी उसे कहती है कि तू अच्छा काम कर रही है, चल बढ़िया है, कम से कम इस दलदल से कोई तो निकला। इस वक्त वसंत भी यहाँ पर आया हुआ होता है, जहाँ पर रेशमा कहती है कि क्या रे लुखे, सुना है आजकल बैटिंग शैटिंग करने लगा है, रातों रात अमीर बन गया तू, मगर कब तक छोटी पानी में छोटी मछलियों की तरह खेलेगा, कभी तो तुझे वेल बनना ही होगा ना, चल तुझे बड़ा गेम बताती हूँ कहाँ पर खेला जाता है। एंड देन वो उसकी मुलाकात करवाती है किस्मत भाई से। अब ये किस्मत भाई ही थे जो कि पूरे शहर के अंदर बैटिंग का काम करवाया करते थे, और वो कहते हैं कि वरदान तू है ना, हाँ मुझे पता है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से तेरे नाम पर इतनी बैटिंग उठी है और उसमें तूने इतना पैसा कमाया, ये बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ ना ये तेरा ही कॉल लिया करता था, और मेरे को पता ही था कि एक ना एक दिन तो यहाँ पर बड़ा खेल खेलने के लिए आएगा ही, चल बता कितना लगाना चाहता है, 1 बेटी 2 बेटी 1 खोका कितना। अब डरते हुए वसंत सोच रहा था कि क्या करूं यार, लगाऊं कि नहीं लगाऊं। चलो डरते डरते 25 करोड़ लगा देता है, जहां पर किस्मत भाई कहता है कि चलना 50 लगाना, देखते हैं क्या होगा। और इस खेल की खेल में खबरें तो पहले मिल जाया करती थी उसे, इसलिए वो ये पैसे जीत जाता है। एंड देन अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए लोनावाला जाता है, एक प्राइवेट विला बुक करता है। वहीं दूसरी तरफ शेट्टी अपनी चालें चल चुका होता है। अब यहाँ पर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मधु के पास आया था और बातें करने लगता है कि यार मेरे को तो लगता है कहीं ना कहीं अपन ही भगवान है, क्योंकि भगवान भी लोगों की लाइफ बनाता है, मैं भी बना रहा हूँ, भगवान को भी सारी चीजें पहले ही पता चल जाती है, मुझे भी चल जाती है, ऐसा ना हो कि कहीं थोड़े दिनों बाद लोग मुझे पूजने लगे। जहाँ पर मधु से कहती है कि यार ज्यादा हवा में मत उड़, जिसने तुझे शक्ति दी है क्या पता दिमाग घूम जाए तो वो शक्ति तुझसे जा भी सकती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उसका दरवाजा कोई ठकठकाता है, और जब वसंत दरवाजा खोलता है तो पुलिस उसे बैटिंग के इल्जाम में पकड़ करके ले जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगले आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं, जो कि मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।